तो महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज दो खबरों को हमने महासंग्राम 2024 में चुना है। दो खबरें आज की अहम है। जी हां, करगिल हिल डेवलपमेंट यानी LHDC काउंसिल के चुनाव के नतीजे से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में जश्न का माहौल है क्योंकि उनकी ज्यादा सीटें आई हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। तो दूसरी खबर अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, जिन्हें हमने शामिल किया है आज महासंग्राम 2024 में। जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहली तस्वीर तो जश्न की दिखाई दे रही है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हुए थे। उमर अब्दुल्ला को आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप सुक्खू सरकार को देख पा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष को देख पा रहे हैं। सुक्खू सरकार और नेता प्रतिपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है, आपको जैसे कि पता है। लेकिन आज एक और अहम मुद्दे पर घेरने की कोशिश सरकार को की है नेता प्रतिपक्ष ने, वो है रोजगार का मुद्दा। रोजगार के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने सीधे तौर पर सुक्खू सरकार को कहा है कि पूरी तरीके से नाकाम सुक्खू सरकार रही है। तो आज इसी दोनों मुद्दे को आज हम महासंग्राम 2024 में शामिल कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। पहला मुद्दा यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुत अच्छी जीत मिलती हुई दिखाई दी है, ये कह सकते हैं। करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में प्रचंड, जी हां, पहली खबर महासंग्राम 2024 की आपको हम बता रहे हैं। करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में प्रचंड जीत से विपक्षी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के, पहली खबर की हम बात कर रहे हैं। जी हां, महासंग्राम 2024 आप विंडो में देख पा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। तो आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ, क्योंकि जीत के जश्न को उन्हें बताना था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, जिसके बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने करगिल चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की कांग्रेस और NC गठबंधन की जीत ने साबित कर दिया है कि लोग बीजेपी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा रही है क्योंकि उसे चुनाव हारने का डर है। इस बीच भाजपा ने उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए इन आरोपी को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि लोकसभा चुनाव और आगामी स्थानीय चुनाव सहित सभी चुनाव में भाजपा जरूर विजय होगी। आपकी वसादत से मैं करगिल के अवाम का शुक्रिया करना चाहता हूं। जिस तरह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके कांग्रेस को जो मैंडेट दिया और जो भारी हार का सामना बीजेपी को करगिल में उठानी पड़ी, उसके लिए एक एक करगिल के जो हमारे भाई बहन हैं वो शुक्रिया के हकदार हैं। जो भारी हार का सामना बीजेपी को करगिल में उठानी पड़ी, उसके लिए एक एक करगिल के जो हमारे भाई बहन हैं वो शुक्रिया के हकदार हैं। इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन न मरकज़ की हुकूमत तैयार है न बीजेपी वाले तैयार हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है। खड़े हो गए ना आप सबका बहुत बहुत चाहता हूं। मौरूफ स्टैंजन और साथ ही साथ मनोज कोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने साझा संयुक्त तौर पर देखी, इसमें उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि जीत अभी शुरुआत है, शुरुआत वाली जीत है, आगे आगे देखिए इसी तरह से बीजेपी हारती हुई जाएगी, दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में, लीडरशिप में कहीं ना कहीं जोश का माहौल है, और जोश हो भी ना क्यों, क्योंकि मौका ऐसा ही है। इस जीत के माने क्या निकाले जाएं, ये तमाम मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे। और आज
जीत का जश्न पूरे लद्दाख में किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मना रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। मोरूप स्टैंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कौल, इनपुट एडिटर हैं, जम्मू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोरूप स्टैंजन जो है संवाददाता, वो लेह से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मोरूप का रुख करेंगे और मनोज कौल भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोरूप, आज के जश्न की अगर हम बात करें, जीत के बाद जश्न का सिलसिला जारी है लेह और पूरे लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है, सबसे पहले बताइए। जी सना, तो जो हाल ही जो हिल काउंसिल की चुनाव की बात है वो करगिल डिस्ट्रिक्ट के में जो हिल काउंसिल जो जहाँ 26 काउंसलर है उनके सीटों पर चुनाव हुआ, तो जिसमें आपको बाखूबी मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीट और करगिल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को 10 सीट मिला। तो जी ये अगर हम नेशनल लेवल के तौर पे देखा जाए तो ये लोग बहुत ही बड़ा जीत मना रहा है कि यहाँ से लद्दाख से जीत शुरू हुआ। लेकिन जो ये लोकल लेवल का काउंसिल का, जहाँ तक मेरा मानना है ये लोकल लेवल का इशू पे बेस हुआ, तो ये लोकल लेवल इशू है। और जहाँ तक जो लोकसभा के इलेक्शन की बात है जो कुछ ही महीने दूर है, तो उसका जो है वो लद्दाख रीजन को लेके होगा, इशू पे होगा, जिसमें सेफ गार्ड की इशू है या उसी तरह रिक्रूटमेंट, ये सारे इश्यूज है। तो ये सिर्फ करगिल डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित है जो इलेक्शन है। और जहाँ तक मैं आपको बात बताऊं कि जो एनसी पार्टी है, जो 2019 के बाद जो ले में भी एनसी पार्टी था, तो 2019 के बाद जब यूटी बनने के बाद तो यहाँ ले में एनसी पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन करगिल में अभी भी एनसी है। तो वो जो श्रीनगर जो एनसी पार्टी है उसके साथ है, लेकिन लद्दाख के जो ले डिस्ट्रिक्ट में उसमें प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का रहेगा। जी तो आपका ये सीधे तौर पर ये कहना है कि ये जो जीत है ये मकामी है, या जो इलेक्शन हुए ये मकामी है, इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसे कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। हमारे साथ मनोज कौल भी जुड़े हुए हैं, मनोज कौल से इसी सवाल को ले लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में जोश हाई है क्योंकि जीत भारी हुई है, ये कह सकते हैं मनोज कौल, लेकिन क्या इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है या नहीं? देखिए सना, अगर हम करगिल की हिल काउंसिल की बात करेंगे तो जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक भारी बहुमत से जीत हासिल कर दी है और 22 सीटें उन्होंने जीती हैं, तो उससे उनका मॉरल जो है वो काफ़ी हाई है। आज हमने देखा जहां करगिल और बाकी जगहों की अगर बात करें, उसके साथ साथ श्रीनगर और जम्मू में अगर हम देखें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन, लीडरान सभी इस जीत का जश्न मना रहे थे। उनका साफ ये कहना था कि ये जो जीत है ये पार्टी की जीत है, ये सेकुलरिज्म की जीत है, जैसा कि उन्होंने दावा किया है। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है सना कि जिस तरह से इन लीडरों ने जो बातें की हैं, जिस तरह से इनके बयानात आए हैं, उससे साफ ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें कि जो जिस तरह का घटनाक्रम रहा 5 अगस्त 2019 को, जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हुए, लद्दाख का रीजन जो था जो जम्मू कश्मीर के साथ था, उसके बाद उसको एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो यहाँ ये जो लीडरान है उनका ये कहना है कि जिस तरह से 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको चेंज कर दिया गया, बांटा गया, तो उस फैसले से लोग खुश नहीं थे। उमर अब्दुल्ला ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका ये कहना था, उन्होंने ये कहा कि लोगों ने अगर वोट दिया तो वो उस फैसले के खिलाफ दिया है जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी वाली हुकूमत की तरफ से किया गया था। तो कहीं न कहीं जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये समझ रहे हैं कि उस फैसले के बाद ये पहला चुनाव था लद्दाख यूटी में, और लद्दाख यूटी के करगिल डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से इन दोनों पार्टियों ने, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी जीत दर्ज की है, तो उससे उनका उत्साह जरूर बढ़ा है। अब ये जो चुनाव है ये आगे आने वाले दिनों में कितना असर पार्लियामेंट चुनाव पर डालेगा वो कहना कब्ल वक्त होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से उत्साह देखा गया, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, कांग्रेस के लीडर ये लगातार बता रहे थे, वो साथ ही सना वो इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि ये इंडिया ब्लॉक की जीत है, जो इंडिया गठबंधन है उसकी जीत है, क्योंकि दोनों जो दल हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो, वो दोनों इंडिया ब्लॉक के
हिस्सेदार हैं उसमें शामिल हैं, तो उनका ये कहना था कि ये इंडिया ब्लॉक की पहली जीत है। तो सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर ये देखने वाली है वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो लीडरान हैं या जो वर्कर हैं उनका उत्साह बढ़ा है। अब ये उत्साह कितना आगे बढ़ेगा बाकी जगहों पर, जम्मू कश्मीर के अंदर या लद्दाख के बाकी हिस्सों में, वो आगे देखना होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इस चुनाव से उनके हौसले काफी बुलंद हुए हैं। उन्होंने जहां तक भी दावे कर दिए कि जिस तरह से यहाँ बीजेपी कहती है कि यहाँ डेवलपमेंट हुआ है 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद, उस तरह का कोई लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है, बल्कि वो उस फैसले से नाखुश हैं कारगिल के लोग जिन्होंने आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हक में वोट दिया है। जी सना। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोरूप भी जुड़े हुए हैं। मोरूप, जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 10 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 2 ही सीट आई हैं, जबकि इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने 2 सीट हासिल करी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मौजूदा वक्त के जो रिजल्ट आए हैं उसमें क्या आप ये बताएंगे दर्शकों को कि पहले कितना इन्होंने गेन किया था, इस बार इन्होंने कहाँ गेन किया है, और कहाँ पर कौन सा ऐसा इलाका, कौन सी ऐसी सीट रही जो कि हैरानकुन साबित हुआ है? जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जो ये रिजल्ट जो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन पे कितना असर पड़ेगा, तो मैं इस पे आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एमपी इलेक्शन है, लद्दाख का एक ही सीट होता है, उसमें सीधे तौर पर करगिल और ले डिस्ट्रिक्ट, जो 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही फाइट होता है एमपी को लेके, क्योंकि करगिल वाले चाहेंगे उसी जगह से एमपी का सीट आए, तो ले वाले चाहेंगे उसी ले जगह से एमपी का सीट आए। तो उस पर निर्भर करेगा कि कौन पार्टी कहां से कौन सा उम्मीद करेगा। तो ये चुनाव है जो आप सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते इससे एमपी के इलेक्शन पर असर पड़ा। इसमें जो एमपी का इलेक्शन है वो करगिल से कितना उम्मीदवार खड़े होंगे, ले से कितना उम्मीदवार खड़े होंगे, उस पर ऊपर डिपेंड करेगा। जहां तक जो जीत की बात है, कांग्रेस को भी इसमें 10 सीट मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 12 सीट मिला। तो हालांकि बीजेपी को 1 सीट गेन हुआ, और जो सीट बीजेपी हारे जहां का जो शरगोल हो या जांस्कर पदुम हो या उसी तरह करशा हो, वहाँ काफ़ी बहुत छोटे मार्जिन से जो अपोजिशन के वो जीते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो इस इलेक्शन से लोकसभा इलेक्शन को तुलना नहीं किया जा सकता। हालांकि जीत है तो जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी वर्कर और लीडर और उसी तरह कांग्रेस के जो मनोबल है बहुत ही हाई हुआ। तो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने गेन किया है, 12 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है मोरूप, और कांग्रेस को 10 सीटें मिली है। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो रिजल्ट हमारे सामने है, ये क्योंकि खासा उत्साह दोनों पार्टियों के उत्साह देखा जा रहा है, जोशो खरोश दोनों पार्टियों के अंदर देखा जा रहा है। पिछले के मुकाबले, पिछले 5 साल के रिजल्ट के मुकाबले इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या कांग्रेस को ज्यादा गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कोई ऐसा नतीजा इन 12 और 10, 22 सीटों में ऐसा है जो कि हैरानकुन है? कभी ये बीजेपी के पास हुआ करता था। इस हवाले से मैं चाहती थी कि आप कुछ डिटेल तफसील दें। जी, जहाँ तक जो हालिया रिजल्ट की बात है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो जीत हुआ उसमें उनका गेन हुआ। साथ ही साथ आपको ये बता दूं जो 2 इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट जीता है वो भी बताया जाता है ये कांग्रेस की कैंडिडेट है, वो पार्टी से नाराज होकर वो इंडिपेंडेंट के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। तो इसमें ये लगता है कि कांग्रेस और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को गेन हुआ। हालांकि पिछले जो इलेक्शन की बात है उसमें इंडिपेंडेंट थे, पीडीपी के थे, कुछ बीजेपी की जो एक हैरान करने वाली बात है कि शरगोल से जो अली चंदन है उनको काफ़ी उम्मीद थी कि वो सीट निकल जाएगा, और जो हाजी इनायत अली है जो करगिल
पॉइंट से थे, जो बीजेपी के जो करगिल डिस्ट्रिक्ट में फेस था उनका उम्मीद था। तो हालांकि बीजेपी का कहना है कि उनको वोट शेयर से काफ़ी उनको फायदा हुआ, तो वो पार्लियामेंट इलेक्शन में वो पॉजिटिव तौर पर देखा जा रहा है। जी सना जी, तो वोट शेयर से कहीं ना कहीं बीजेपी इत्तेफाक करते हुए दिखाई दे रही है, जो 2 सीटें, क्योंकि बीजेपी का होल कहीं और होता था और इस बार बीजेपी ने जो 2 सीटें निकाली हैं वो कहीं और निकाली हैं। तो क्या ये माने कि इससे बीजेपी के वोट शेयर को लेकर जो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं की जा रही है मोरूप, उस पर ही वो डिपेंडेंट हैं, या फिर अपने हार के कुछ मायने भी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी क्या इस हवाले से कुछ ढूंढने की कोशिश करी? बहुत छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी आपको, फिर उसके बाद इनपुट एडिटर के पास जाएंगे, मनोज कौल के पास। जी, जो बीजेपी को गेन हुआ वो क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी से हुआ, जो पिछले साल भी उस सीट उन्हीं के पास था, वो दोबारा जीत पाए। तो जो अभी खंगराल से जो बीजेपी जीता है वो उनके लिए गेन है। और जहाँ तक वोट शेयर की बात है, उनका कहना है कि पिछले जो इलेक्शन में उनको 2500 वोट मिला, इस बार 10,000 के वोट शेयर मिला, तो वो काफी खुश है इस चुनाव के नतीजे से। जी, तो जम्मू और कश्मीर पर लद्दाख के इस रिजल्ट का किस तरह का असर देखा जा रहा है? और नेशनल पर्सपेक्टिव की अगर माने मनोज कौल, तो हमने देखा कि जयराम रमेश ने सीधी तौर पर ट्वीट किया और साथ ही निशाना भी साधा कि इस खबर को ज्यादा दिखाया नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कितना अच्छा करते हुए LHDC चुनाव में नजर आ रही है। तो क्या नेशनल पर्सपेक्टिव पर अब इसे इंडिया अलायंस में भी कहीं ना कहीं मार्क करने की कोशिश की जाएगी? मनोज? हाँ, देखिए, उनके लिए एक मौका है ये सना, ये बात बहुत ही नोट करने की ज़रूरत है कि इनके अलायंस के लिए मौका है ये बताने का, ये जतलाने का कि जो उनका अलायंस है वो आगे बढ़ रहा है। उसने एक अच्छी शुरुआत की है, छोटी सी शुरुआत है ये, और यही वजह है कि चाहे जैसे आपने जिक्र किया कि नेशनल लेवल पे अगर कांग्रेस की बात करें तो उसको नेशनल लेवल पर अपनी एक जीत बता रहे हैं, उसका इतना डंका पीटा जा रहा है कि उससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इस बात को आगे बढ़ा दिया जाए तो शायद जो आने वाले पार्लियामानी चुनाव है उसमें बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सकता है। जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा सना, वो ये कि उमर अब्दुल्ला ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी हमें फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 5 रियासतों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और जम्मू कश्मीर का नाम उसमें नहीं था, और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में वक्त आने पर चुनाव कराए जाएंगे, तो उमर अब्दुल्ला ने एक टिप्पणी की, वो ये कहा कि अभी फ़िलहाल वो यहाँ चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि ये खौफजदा हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो उनका ये बयान है कि उमर अब्दुल्ला कितने ज़्यादा, हम एंथुजियास्टिक कह सकते हैं, कितने ज़्यादा एंथुजियास्टिक, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो खौफजदा है, वो यहाँ चुनाव नहीं कराना चाहती। अब दूर की बात है, फिलहाल चुनाव नहीं कराएंगे। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि बीजेपी जब ये कहना होता है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं तो उस वक्त वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है, अमन है, चैन है, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका फैसला करेगी। और उन्होंने यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे छुप जाती है। तो उस बयान से ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ये कितने पुरजोश हैं, हम ये कह सकते हैं चुनाव को लेकर। और बार बार वक्तन फवक्तन हमें देखने को मिलता है, चाहे PDP हो या फिर NC, उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि चुनाव क्यों नहीं कराया जाता है। कांग्रेस भी यही प्रतिक्रिया देते हुए नजर आती है कि चुनाव से भाग रही है। और आज कल की अगर बात करेंगे तो रविंद्र शर्मा की तरफ से भी यही बातें कही गई कि बीजेपी चुनाव से इसलिए भाग रही क्योंकि उनको पता है नतीजे इसी तरह के आने वाले हैं। उन्होंने LHDC के चुनाव के नतीजे के हवाले से बात कही। बहुत शुक्रिया मोरूप आपका, और बहुत शुक्रिया मनोज कौल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील के साथ चर्चा करने के लिए। फिलहाल महासंग्राम में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ, हिमाचल के अहम मुद्दे के साथ जल्द लौटेंगे। हिमाचल और बीजेपी के बीच, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने में विफल रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड मुहैया कराने की गारंटी पर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने की सुविधा के लिए, यानी रोजगार शुरू करने के लिए
सुविधा देने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को स्टार्टअप फंड के रूप में 10 करोड़ रुपए की गारंटी दी थी, लेकिन इस संबंध में अब तक कुछ भी नहीं किया गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों को कांग्रेस नेताओं ने खारिज कर दिया है। तो एक के बाद एक लगातार हमले कांग्रेस सरकार पर नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या, आइए आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, और उस दिशा में इन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि हमने निर्णय कर लिया है कैबिनेट में कि 1 लाख नौकरियां 1 साल में देगी। अभी तक परिणाम शून्य है। आज मेरा प्रश्न यह है कि उन बेरोजगार नौजवानों के भविष्य का क्या होगा जो अपना परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दे रखा है। सरकार इस पर जवाब दे। और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की कोई प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष ने लगातार हमला बोला है और इस हमले को कहीं न कहीं बढ़ाते हुए भी उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, यानी शिद्दत आ रही है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस की रोजगार गारंटी के हवाले से भी हमला बोला। राजेंद्र हमारे साथ शिमला से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं इस खबर पर ज्यादा तफसील से जानकारी हासिल करने के लिए। राजेंद्र, अभी तक हमने देखा कि कांग्रेस सरकार को हर तरफ से घेरने की कोशिश, कभी ये हो रहा था कि जो उनकी तरफ से स्कूल खोले गए, विद्यालयों को बंद करने, डीनोटिफाई का मामला हो या कोरोना वॉरियर्स का मामला हो, आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला हो, सभी मुद्दे पर घेरने की कोशिश, या फिर महिलाओं को पैसे देने की बात हो जो कही थी भारतीय जनता पार्टी, इस मुद्दे पर काफी हमलावर नजर आई। और अब रोजगार की गारंटी के हवाले से नेता प्रतिपक्ष हमला करते हुए नजर आए। हालांकि कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया है। क्या जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था उस वक्त कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसे वादे हुए थे? क्या बताएंगे आप इस हवाले से, जानकारी क्या देंगे? बिल्कुल सना, हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव आए थे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गारंटियां पेश की गई थी और उन गारंटियों को लागू करने की बात कही गई थी। और अब प्रदेश सरकार को बने क्योंकि करीब करीब 10 महीने का समय हो चला है, और ऐसे में अब भाजपा पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर पलटवार करने की स्थिति में है। अब भाजपा की तरफ से पूछा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं कि वो 10 गारंटियां कहाँ हैं। चाहे महिलाओं को प्रतिमाह 18 वर्ष से अधिक उम्र से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की बात की गई हो, उसके ऊपर भाजपा सरकार को घेर रही है। इसके अलावा रोजगार देने की बात है, उसके ऊपर भाजपा कांग्रेस को घेर रही है। और कई गोबर खरीदने की बात कही गई थी, उसके ऊपर भाजपा कांग्रेस को घेर रही है। और जो बेरोजगारी का मुद्दा है जिसके ऊपर अभी हमने जयराम ठाकुर को सुना, नेता प्रतिपक्ष का, हिमाचल प्रदेश में दरअसल स्थिति कैसी हो चली है ये मैं आपको बताता हूँ। प्रदेश में करीब 8.5 लाख युवा रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं जो बेरोजगार है। तो बेरोजगारी की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश देश भर के जो टॉप 5 राज्य हैं उनमें शामिल है। 6ठे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और कभी भी 5वें स्थान पर आ सकता है। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की हो चुकी है। जो पहले ये स्थिति ये थी कि हिमाचल प्रदेश में रोजगार बहुत बेहतर था और सरकारी क्षेत्र में प्रतिशतता पूरे देश भर में सबसे अधिक थी। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार पोस्टें वेकेंट होती गई, डाइंग कैडर में अधिकतर पोस्टें डाल दी गई, उसके अलावा आउटसोर्स के माध्यम से भरा गया, टेम्परेरी कर्मचारियों के माध्यम से इन पदों को भरा गया। और पिछले कुछ महीने से अब हम कह सकते हैं जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो फिर कुछ इनपुट मिले पब्लिक सर्विस सबऑर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर के से नकल के बारे में या पेपर लीक के बारे में, और उसके ऊपर फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर एक के बाद एक पेपर लीक के मामले आते गए और 13 FIR इस पूरे मामले में हुई। और उसके कारण भर्तियां पिछले 10 महीने से बिल्कुल रुकी हुई है। किसी भी कार्यालय में भर्ती नहीं हो पाई है, खासकर क्लास 3 को लेकर जो बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं हिमाचल प्रदेश में उसको लेकर। और उसके अलावा एक और बात कही गई थी कांग्रेस की तरफ से जब गारंटियां पेश की गई थी कि रोजगार फंड मुहैया करवाया जाएगा युवाओं को अपना रोजगार खोलने के लिए, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए रोजगार धन उपलब्ध करवाया जाएगा। यही बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पूछ रहे हैं कि अब तक प्रदेश सरकार ने कितने युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए धन उपलब्ध करवाया, स्टार्टअप शुरू करने के लिए। लेकिन एक सवाल ये उठता है राजेंद्र कि आखिर नेता प्रतिपक्ष के इन सवालों
के सवालों को और इस आरोप को कांग्रेस नेताओं की तरफ से खारिज क्यों किया जा रहा है? क्या वो इस सिरे से ये खारिज कर रहे हैं कि स्टार्टअप के फंड देने की बात सुक्खू सरकार की तरफ से नहीं की गई थी? क्या है मुद्दा? सना, दरअसल जो कांग्रेस की तरफ से बात कही जा रही है, सरकार की तरफ से बात कही जा रही है, यही है कि आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, तो ऐसे में जो पूरा सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो चुका है। पिछले 3 महीनों में पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में सिस्टम डिस्टर्ब रहा और सरकार की तरफ से एक ही कोशिश की गई कि आपदा के दौरान लोगों को किस प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाई जा सके, किस प्रकार से अधिक लोगों को राहत उपलब्ध करवाई जा सके। इसके अलावा सबॉर्डिनेट वोट क्योंकि भंग था और वहां पर युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता जी, था। तो रोजगार के मुद्दे पर कहा जा सकता है कि सुक्खू सरकार को गोद घेरने की कोशिश है। एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आ रही है भाजपा, और अब रोजगार के मुद्दे पर सवाल खड़े किए जा रहे, सुक्खू सरकार से पूछे जा रहे हैं, जिसके जवाब में सुक्खू सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि हमारी सिचुएशन देखिए, यानी आपदा से पीड़ित राज्य है हम, पहले हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक काम किए जाएंगे, ऐसा सुक्खू सरकार कहती हुई नजर आई। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। महासंग्राम 2024 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। मुझे सब पता है प्रभा।